हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के एससीईआरटी की किताब हमारा इतिहास और नागरिक शास्त्र के पाठ 12 दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर है आपका दक्षिण भारत, 6ठी से 11वीं शताब्दी। इट मीन्स 6ठी से 11वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के बारे में हम जानेंगे कि उस समय दक्षिण भारत कैसा था। दक्षिण भारत की प्रारंभिक जानकारी हमें सम्राट अशोक के अभिलेखों तथा संगम साहित्य से प्राप्त होती है। संगम साहित्य में हमें दक्षिण के 3 राज्यों चेर, चोल तथा पांड्य राज्यों का वर्णन मिलता है। 6ठी से 11वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में कुछ नवीन राज्यों का उदय हुआ। विंध्य पर्वत तथा नर्मदा नदी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती हैं। विंध्य पर्वतमाला से लेकर कन्याकुमारी तक के विशाल भूभाग को दक्षिण भारत कहते हैं। इसका आकार त्रिभुजाकार है। पूर्वी घाट पर बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिमी घाट पर अरब सागर स्थित है। तो यहाँ पूर्वी घाट पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है और पश्चिमी घाट पर अरब सागर है। कन्याकुमारी हिंद महासागर तथा अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के मिलन बिंदु पर स्थित है। तो यहाँ पर देखेंगे ये कन्याकुमारी है, कहाँ पर है, हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी जहाँ पर मिलती है, तो यहाँ पर है कन्याकुमारी। इन भौगोलिक विविधताओं के बीच 6ठी से 11वीं शताब्दी के मध्य राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव तथा चोल वंश का उदय हुआ। इन राज्यों ने न केवल दक्षिण भारत अपितु उत्तर भारत की राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया। इन राज्यों ने कला एवं साहित्य के विकास पर विशेष ध्यान दिया। दक्षिण भारतीय शासकों की मंदिर निर्माण में विशेष रुचि थी। इट मीन्स उन्हें मंदिर निर्माण में बहुत इंटरेस्ट था। इन शासकों ने एलोरा का कैलाश मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। तो इन मंदिरों का निर्माण किसने कराया? इनका निर्माण दक्षिण भारतीय शासकों के द्वारा करवाया गया। इन्होंने भारतीय कला एवं संस्कृति को दूर दराज के देशों तक फैलाया। अब हम जानेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक दंतिदुर्ग था। कौन था? दंतिदुर्ग था। इन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेट को बनाया, जो आधुनिक सोलापुर, जो कि महाराष्ट्र में है, के निकट थी। दंतिदुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम शासक बना। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर को किसने बनवाया? तो किसने बनवाया? कृष्ण प्रथम ने। तो यहाँ देख सकते हैं यह है कैलाश मंदिर का अंदर का दृश्य है कि अंदर से कैसा दिखाई देता है, जो कि एलोरा में है। दक्षिण भारतीय शासकों के शासनकाल में भारत की स्थिति थी, यहाँ देख सकते हैं आप। अब हम जानेंगे चालुक्य वंश के बारे में। वातापी चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। इट मीन्स चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम के द्वारा की गई। इन्होंने वातापी को अपनी राजधानी बनाया। इट मीन्स जो वातापी था, वातापी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। वातापी का अब आधुनिक नाम जो है वो बादामी है, जो कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में स्थित है। इसी वंश के प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को युद्ध में पराजित किया था। चालुक्य शासकों ने कई मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें वातापी का विरूपाक्ष मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इट मीन्स वातापी का विरूपाक्ष मंदिर जो है उसे किसने बनवाया? चालुक्य शासकों ने। अब हम जानेंगे पल्लव वंश के बारे में। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। इट मीन्स सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की। पल्लव शासकों ने कांची को राजधानी बनाया। वर्तमान समय में यह स्थान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इट मीन्स कांची जो है, कांची जो जगह है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में है। सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, राज सिंह आदि शासक हुए। इस वंश के शासकों ने महाबलीपुरम में बने रथ मंदिर को बनवाया। इट मीन्स महाबलीपुरम के रथ मंदिर को किसने बनवाया? महेंद्र वर्मन द्वितीय, राज सिंह, नरसिंह वर्मन, ये जो सभी राजा थे, पल्लव वंश के राजा थे, इन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। यह मंदिर एक विशाल पत्थर को काटकर बनवाया गया है। इसकी विशेषता है कि इसे जो बनवाया गया है एक विशाल पत्थर को काटकर बनाया गया है। पल्लवों के काल में कला के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई थी। तो यहाँ देख सकते हैं यह है महाबलीपुरम का एक रथ मंदिर। चोल वंश, तो चोल वंश एक प्राचीन राजवंश है। चोल वंश का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है। 2वीं शताब्दी ईस्वी में करिकाल नामक शासक ने बहुत से राज्यों को जीता था। 8वीं शताब्दी में विजयालय ने पुनः चोल वंश की सर्वोच्चता को स्थापित किया। इन्होंने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के शासकों ने भारतीय सीमा से बाहर भी राज्य विस्तार किया।
चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। अब देखेंगे कि इन शासकों के समय में शासन व्यवस्था कैसी थी। तो दक्षिण भारत के राज्यों की शासन व्यवस्था में ही राजा ही सर्वोपरि होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री तथा कर्मचारी होते थे। उन मंत्रियों और कर्मचारियों की नियुक्ति राजा स्वयं करता था। इस प्रकार उन मंत्रियों और कर्मचारियों पर उनका नियंत्रण रहता था। चोलों की शासन प्रणाली बहुत विकसित और सुव्यवस्थित थी। समस्त राज्य को राष्ट्रम कहते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चोलों के शासनकाल में साम्राज्य को क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, राष्ट्रम। प्रांतों को मंडलम, जनपद को नाडु तथा गांव को कुर्रम कहा जाता था। कुर्रमवासी यानी कि जो गांव में रहने वाले ग्रामवासी थे, अपनी बैठकों में समस्याओं का समाधान करते थे। वे सिंचाई के लिए तालाब बनवाते थे, कर वसूलते थे। ये आर्थिक रूप से स्वावलंबी थे। यहीं से स्थानीय स्वशासन यानी कि आज से मिलती जुलती पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। उस समय सामाजिक स्थिति कैसी थी? दक्षिण भारत का समाज भी वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। इस समय समाज में दो वर्ग यानी कि ब्राह्मण व गैर ब्राह्मण थे। सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। समाज में स्थिरता थी। राज्य में धनी और गरीबों में अंतर था। धनवान व्यक्तियों के मकान सुंदर एवं सुसज्जित होते थे। गरीबों के घर सादे होते थे और फर्श कच्ची ईंट की होती थी। किसान भूमि के स्वामी माने जाते थे, परंतु मजदूरों की दशा अच्छी नहीं थी। कृषि मजदूर दासों की तरह ही थे। धार्मिक स्थिति, दक्षिण भारत के शासक हिंदू धर्म को मानने वाले थे। वे अन्य धर्मों के प्रति भी उदार थे। वे बौद्ध एवं जैन धर्म के विहारों तथा मंदिरों के निर्माण हेतु भी दान दिया करते थे। समाज में विष्णु तथा शिव की पूजा विशेष रूप से होती थी। शंकराचार्य ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में मठों की स्थापना की। उन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक बताया। 11वीं शताब्दी में दक्षिण के रामानुजाचार्य ने शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया। कला साहित्य को उस समय पर बढ़ावा दिया गया। दक्षिण भारत के बड़े व भव्य मंदिर ठोस चट्टानों को काटकर निर्मित किए गए थे। इनके शिखर आयताकार, ऊंचे एवं कई मंजिलों के होते थे। आप यहाँ देख सकते हैं। मंदिरों की दीवारों पर सुंदर कृतियां बनाई जाती थी। इस प्रकार के मंदिर उस समय तक उत्तर भारत में नहीं निर्मित थे। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजाओं ने कराया। यह 14 मंजिला ऊंचा है। इस समय की मूर्ति कला भी बहुत विकसित थी। इस मंदिर में धातु की बनी नटराज की सुंदर मूर्ति स्थापित है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नटराज की जो सुंदर मूर्ति है वो किस मंदिर में है? तो किस में है? बृहदेश्वर मंदिर में है। तो आप देख सकते हैं, ये है यहाँ पर नटराज की मूर्ति। उस समय पर साहित्य की प्रगति हुई। दक्षिण भारत के राजा शिक्षा व साहित्य के प्रेमी थे। अतः दक्षिण भारत में संस्कृत व तमिल के अलावा अन्य स्थानीय भाषाओं जैसे कि कन्नड़ की भी पर्याप्त उन्नति हुई। पल्लव शासकों के समय में संस्कृत भाषा की विशेष उन्नति हुई। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी होने के अलावा तमिल और संस्कृत के अध्ययन का केंद्र भी था। महान संस्कृत कवि दंडी पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय की राजसभा में थे। कंबन द्वारा लिखित रामायणम ग्रंथ तुलसीकृत रामचरितमानस की भांति दक्षिण में लोकप्रिय है। आय के स्रोत एवं व्यापार व कृषि, दक्षिण भारत में मसालों का उत्पादन बहुत होता है। वे अपने इन प्राकृतिक संसाधनों एवं व्यापार से बहुत लाभ उठाते रहे। दक्षिण पूर्व एशिया से इनके अच्छे पारस्परिक संबंध थे। प्राचीन काल में ये लोग यूनान, रोम व मिस्र के साथ, दूसरी ओर मल्य द्वीप समूह के साथ तथा वहां से चीन के साथ व्यापार करते थे। इनका प्रमुख बंदरगाह महाबलीपुरम था। इट मीन्स जो वहां पर व्यापार करते थे तो उनका जो बंदरगाह था महाबलीपुरम था, जो स्थानीय व सुदूर व्यापार के कारण राजकोष की आय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। नदियों के तटीय इलाकों में धान व गन्ना की उपज होती थी। दक्षिण भारत का विदेशों से संपर्क, उस समय पर दक्षिण भारत का विदेशों से संपर्क हुआ। चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल प्रथम के पास बहुत बड़ी जल सेना थी, जिसकी सहायता से उन्होंने दक्षिणी पूर्वी एशिया के भूभागों लंका, निकोबार द्वीप, मलाया तथा मलाया द्वीप समूहों में अपना संपर्क बनाए। इस समय भारत के कुछ व्यापारी पड़ोसी देशों में गए, जहां उन्होंने बस्तियां बनाई। कुछ बौद्ध प्रचारक भी पहुंचे। विदेशों के स्थानीय लोग इनसे प्रभावित हो भारतीय विचार, कला व रीति रिवाज अपनाते गए। इसी प्रकार पल्लवों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियां स्थापित की। सुमात्रा जगह है जो भारतीय संस्कृति के प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। कंबोज जो कि कंबोडिया है, और चंपा जिसके शासक सैव थे, ने कंबोज को संस्कृत भाषा का केंद्र बनाया और असंख्य लेख संस्कृत भाषा में लिखवाए। भारतीय स्थानीय लोगों के साथ
घुल मिल गए, जिससे भारतीय कला, साहित्य एवं भाषा का विस्तार हुआ। आज भी इसका प्रभाव वहाँ की स्थानीय संस्कृति में दिखाई देता है। इंडोनेशिया में आज भी रामायण की कहानी इतनी लोकप्रिय है कि वहाँ की जनता इस पर आधारित लोक नाट्य खेलती है। इंडोनेशिया भाषा में आज भी कई संस्कृत के शब्द हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ चित्रों में रामायण आधारित लोक नाट्य करते हुए लोग हैं। ये है यहाँ पर अंकोर वाट का भव्य मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर, यह मंदिर कंबोडिया में स्थित है। यह मंदिर विश्व की धरोहर है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण महाभारत की कहानियां उभरी हुई मूर्तियों में अंकित है। इट मीन्स मूर्तियों के द्वारा वहां पर महाभारत और रामायण को दर्शाया गया है। अद्भुत बात यह है कि संसार का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर भारत में नहीं अपितु बोरोबुदुर इंडोनेशिया में है। इट मीन्स जो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है वो भारत में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया के बोरोबुदुर में। तो देख सकते हैं ये है बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर। तो ये था आपका पाठ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।